नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं BPSC 103, जिसका शीर्षक है राजनीतिक सिद्धांत, संकल्पनाएं और बहस। आपको बता दें कि BPSC 103 अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट की डिमांड जो है वो हमेशा से रहती है, इसलिए इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना और समझना काफ़ी आवश्यक है। तो दोस्तों, चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको नोट्स चाहिए या असाइनमेंट चाहिए, वो PDF फॉर्म में भी हो सकता है, हैंड रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर आपको MCQ के सवाल चाहिए, तो आप हमें दिए गए नंबर पर फ़ोन करके PDF के नोट्स, असाइनमेंट और MCQ के जो क्वेश्चन सीरीज़ है वो ले सकते हैं। देखिए, निष्पक्षता के रूप में न्याय, यानी इस चैप्टर में हम पूरे न्याय के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। न्याय क्या है? न्याय का अंग्रेजी शब्द होता है जस्टिस। ठीक है, जस्टिस। तो जस्टिस है क्या? न्याय क्या है? आप अगर हमसे कोई पूछे, किसी भी आप व्यक्ति से, राह चलते किसी भी लोग से आप अगर पूछ दिए कि अच्छा न्याय क्या होता है, तो वो क्या कहेगा कि न्याय होता है कि मान लीजिए आपके लिए उचित कार्य को करना, अनुचित कार्य ना करें, यानी जो आपके हित में हो, जो आपके लिए अच्छा हो, उस चीज़ को करना न्याय कहलाता है। अब मान लीजिए दो व्यक्ति है, एक पापी है और एक क्या है, एक पुण्य करने वाला आदमी है। तो जो पुण्य करने वाला आदमी है उसके साथ न्याय किया जाना चाहिए। कानून भी ये कहती है कि जो है मैं न्याय में विश्वास रखता हूँ और कानून जो है वो न्याय करती है। हालांकि कभी कभार जो है ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं कि जो अपराधी नहीं है उसे भी सज़ा मिल जाती है। आई बात समझ में? तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम न्याय के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, न्याय के जो भेद है उसको पढ़ेंगे और किन किन दार्शनिकों ने न्याय को लेकर क्या क्या तर्क दिया, इसे भी हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर दोस्तों अधिक बड़ा नहीं है, आधे घंटे की ये चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक। देखिए, जो न्याय है, जस्टिस, ये जो जस्टिस शब्द है ये लैटिन भाषा के शब्द जूस या जस्टस से लिया गया है, जिसका अर्थ है अधिकार या कानून, या जस्टिस या जस्टस यानी उचित या तर्कसंगत। मैंने अभी आपसे कहा कुछ देर पहले कि उचित और अनुचित, जो आपके लिए उचित होगा उसे हम कहेंगे न्याय। आई बात समझ में? देखिए, D.D. राफेल, देखिए ऐसे क्या है कि न्याय की परिभाषा को ऐसे परिभाषित करना न्याय को संभव नहीं है, लेकिन फिर भी D.D. राफेल ने उचित रूप से यह कहा कि न्याय दो मुखमंडल वाला, यानी न्याय के दो मुख हैं। दो मुहा सांप नहीं होता है, हम लोग नहीं बोलते कि तुम दोगले हो, यानी तुम दोनों तरफ की बात करते हो। तो न्याय भी वैसा ही है। न्याय भी क्या है? दो मुख वाला होता है, क्योंकि यह एक ही समय में कभी रूढ़िवादी बन जाता है और एक ही समय में कभी सुधारवादी बन जाता है। रूढ़िवादी का मतलब क्या होता है और सुधारवादी का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया है पहले ही पॉलिटिकल साइंस में। रूढ़िवाद का मतलब होता है कि देखिए, रूढ़िवाद ऐसा कॉन्सेप्ट है, रूढ़िवादी लोग ये मानते हैं कि जो पुरानी पारंपरिक संस्कृति है उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। यानी आज से 200 साल पहले जो नियम चले आ रहे थे, जो कानून चला आ रहा था, वही नियम और कानून आज भी चले, ये रूढ़िवादियों का मानना है। और जो सुधारवादी लोग हैं उनका ये मानना होता है कि नहीं, समय के साथ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अनुसार सभी चीज़ों को बदलना चाहिए। आई बात समझ में? चलिए, तो उसके बाद देखिए, न्याय जो है एक स्थिर नहीं बल्कि गतिशील अवधारणा है और न्याय वक्त के साथ, समय के साथ क्या होता है? बदल जाता है। इसलिए तो कहा है कि न्याय मुखमंडल वाला, दो मुख वाला है। ठीक है, कभी वो रूढ़िवादी हो जाता है, कभी वो सुधारवादी हो जाता है। आई बात समझ में? तो जो न्याय है वो बदलते समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। मुकेश अंबानी कोई क्राइम करेगा उसके लिए न्याय अलग है, हम कोई क्राइम करेंगे उसके लिए न्याय अलग है। आई बात समझ में? कोई बड़ा पॉलिटिशियन है, वो कुछ भी अनाप शनाप बोल देता है धर्म के विरुद्ध, देश के विरुद्ध, उसे कुछ नहीं होता, उसके लिए न्याय अलग है। लेकिन वही एक आम नागरिक कुछ भी बोल दे तो उसके खिलाफ केस मुकदमा सब कुछ हो जाता है, इसके लिए न्याय अलग है। तो कहीं ना कहीं D.D. राफेल जो है ना, उन्होंने सही कहा है, मैं इसका बिल्कुल मैं समर्थन में हूँ। चलिए, तो न्याय समय के साथ बदलती है, जैसे कि गुलामी और महिला अधीनता प्राचीन काल में उचित थे। प्राचीन काल में जो है लोगों को, मजदूरों को, श्रमिकों को, किसानों को, बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े पैसे वाले लोग क्या करते थे? अपना गुलाम बना के रखते थे, महिलाओं को अपना गुलाम बना के रखते थे। महिलाओं का खरीद बिक्री जो है वो अरब मुल्क में पहले होता था। आई बात समझ में? अरब मुल्क भी नहीं और भी कई सारे मुल्क में होते थे पहले। उसके बाद अगर हम बात करें
महिलाओं के अधिकार की तो पहले महिलाओं को अधिकार नहीं था, पहले महिलाओं के साथ न्याय नहीं होता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब सभी चीज़ें बदल गई। क्या आप किसी मजदूर को अपने घर में गुलाम रख सकते हैं? नहीं। क्या आप किसी महिला को उसका अधिकार छीन सकते हैं? नहीं। तो क्या हुआ, न्याय पहले कुछ और था, आज न्याय कुछ और हो गया। यानी न्याय के दो मुख हैं। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए, लेकिन क्रमिक सामाजिक परिवर्तनों के साथ आज ये प्रथाएं न्यायसंगत नहीं है। यानी महिलाओं को मारना पीटना, उन्हें अधिकार से वंचित रखना या मजदूरों को गुलाम रखना आज न्यायसंगत नहीं है। न्याय का एक अन्य पहलू यह भी है कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक समानता में सामंजस्य की कोशिश करता है। न्याय ये ट्राई करता है, न्याय का ये कॉन्सेप्ट है, न्याय ये चाहता है कि जो किसी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है और उस व्यक्ति की जो समाज में समानता है, समाज में उसके बीच में तालमेल बैठाना। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए, न्याय पर सबसे शुरुआती व्याख्याओं में प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक, प्लेटो ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था रिपब्लिक। यानी न्याय पर पहला अवधारणा, पहला कॉन्सेप्ट किसने दिया? प्लेटो ने दिया। उसके बाद किसने दिया? डी राफेल ने दिया। तो प्लेटो काफ़ी फेमस है भाई, प्लेटो को कौन नहीं जानता। तो जो प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में क्या कहा कि न्याय को सामाजिक व्यवस्था के गुण के रूप में देखा। उसने उसमें लिखा कि जो न्याय है वो सामाजिक व्यवस्था का एक गुण है। आई बात समझ में? यानी न्याय का सिद्धांत सामाजिक व्यवस्था की प्रकृति पर आधारित होनी चाहिए। सामाजिक प्रकृति मतलब आपका समाज जो चाहता है। अब देखिए, समाज क्या होता है, कुछ हमारे पास कुछ भी होता है तो हम क्या करते हैं? न्याय करते हैं। न्याय कब होगा? सभी पंचायत बैठेगी, पंचायत में सभी गांव के लोग आएंगे, गांव के लोग जो फैसला लेंगे वो न्याय होगा। अब देखिए, गांव के लोग सब मिलके, अब 100 लोग तो गलत नहीं होंगे, 100 में से 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन बाकी के 70 लोग क्या होंगे? सही होंगे। तो सामाजिक न्याय, समाज जो निर्णय लेगा उसे हम कहेंगे न्याय। समाज कहेगा नहीं ये गलत है तो बिल्कुल ये गलत है, समाज कहेगा नहीं ये सही है तो हम कहेंगे ये बिल्कुल सही है। और हम में से अधिकांश लोग ये जानते हैं कि समाज कभी भी जब सामूहिक रूप से हम लोग फैसला लेते हैं तो कभी भी समाज जो है वो अन्याय नहीं करता, किसी भी व्यक्ति का अन्याय समाज नहीं करता। आई बात समझ में? चलिए अब बात करते हैं अरस्तु की। अरस्तु ने न्याय के 3 प्रकार में भेद प्रतिस्थापित किए। अरस्तु ने न्याय को 3 तरीके से बांटा। सबसे पहला है वितरणकारी न्याय, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वितरणकारी न्याय क्या है कि वितरणकारी न्याय जो धन और लाभ जैसी विभाज्य चीजों के वितरण को संदर्भित करता है। यानी जो धन को या लाभ को, यानी धन हो या लाभ हो, लाभ मतलब सर्विस, सुविधाएं, स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक, ये सभी सर्विस, ये सभी आपको सुविधाएं देती है, लाभ देती है। तो ये सभी चीज़ क्या कहेंगे? इसे हम लोग वितरणकारी न्याय कहेंगे। यानी लोगों में ये क्या होता है? धन क्या होता है? लोगों में वितरण होता है, ठीक है। उसके बाद लाभ क्या होता है? समाज में लोगों में वितरण होता है। दूसरा है सुधारात्मक और उपचारात्मक न्याय। यह तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। आई बात समझ में? और पीड़िता के साथ न्याय, आखिर में क्या है? पीड़िता के साथ न्याय उसकी हानि का अंत करके किया जाता है। यानी पीड़िता का जो न्याय होगा, तो कोई पीड़िता है, अब मान लीजिए दामिनी रेप केस में मान लीजिए जिस भी युवती का, जिस भी बहन का रेप हुआ, तो उसको न्याय कब मिलेगा? उसको न्याय तब मिलेगा जब उस रेपिस्ट को फांसी मिलेगी। जब उस रेपिस्ट को फांसी पे लटका दिया जाएगा तब उसे न्याय मिलेगा। ये तीसरा न्याय है। और दूसरा न्याय क्या है? सुधारात्मक न्याय या उपचारात्मक न्याय। सुधारात्मक मतलब आदमी को सुधारेगा, उसका उपचार करेगा। उपचार कब करते हैं हम लोग? ट्रीटमेंट कब करते हैं? जब हमें चोट पहुंचता है, जब हम चोटिल होते हैं तब हम उपचार करते हैं। ये कब होगा? जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, तब जो उसको नुकसान की भरपाई करने के लिए जो उसका सुधार करते हैं या उपचार करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सुधारात्मक न्याय या उपचारात्मक न्याय। आई बात समझ में? तो ये था पूरा का पूरा न्याय का कॉन्सेप्ट, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे न्याय के लिए मानदंड की। देखिए, न्याय के लिए मानदंड का मतलब होता है क्राइटेरिया। यानी आपको जो हम न्याय करेंगे तो न्याय किस आधार पर होगा, ठीक है। एक होता है आवश्यकता के आधार पर न्याय। आवश्यकता, देखिए न्याय को
के लिए मानदंड जो है ना उसका 3 पहलू है। पहला है आवश्यकता, दूसरा है योग्यता और तीसरा है समानता। इन तीनों को हम समझेंगे। देखिए, पहला है आवश्यकता। मान लीजिए हमारे मोहल्ले में कोई एक घर है जो काफ़ी गरीब है। अब दिवाली आने को है, मान लीजिए, ठीक है, दिवाली आने को ही है। अब सभी घर में जो है वो दीप जलते हैं, सभी घर में मिठाई बनती है, पकवाने बनते हैं, लोग नए नए वस्त्र पहनते हैं, घर को रंग करते हैं, दिया बाती वगैरह सब कुछ लगाते हैं। आई बात समझ में? अब मान लीजिए एक गरीब परिवार है, उसके पास पैसे नहीं है, अपने घर को रंग करने के लिए, सजाने के लिए, नए पोशाक खरीदने के लिए पैसे नहीं है, घर में दीप जलाने के लिए, बल्ब वगैरह लगाने के लिए, सजाने के लिए पैसे नहीं है, तो यानी उसको आवश्यकता है। और अगर हम मोहल्ले के सभी घरों को अच्छे से रंग ले, अच्छे से उसको सजा दे, संवार दे और वो एक घर अंधेरा रहे, तो क्या उस एक घर वाले व्यक्ति के साथ हम न्याय करेंगे? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम न्याय करेंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, 10 घर है, उसमें से 9 घर को आप अच्छे से ये कर दिए, रंग पुताई कर दिए, अच्छे से संवार दिए, सजा दिए, डेकोरेट कर दिए, और वो एक घर अंधेरे में डूबा पड़ा है, तो क्या ये उसके साथ न्याय होगा? क्या आपकी दिवाली अच्छे से मनेगी? बिल्कुल नहीं। तो वो न्याय नहीं हुआ। यानी उसे आवश्यकता है, ये उसका मानदंड है, ये उसका क्राइटेरिया कि उसे न्याय की आवश्यकता है। तब हम क्या करेंगे? तब बाकी के जो हम लोग 9 लोग हैं, वो 9 लोग आपस में सहयोग करके जो है उस व्यक्ति के घर को भी सजाएंगे, उसे भी हम लोग नए नए गिफ्ट देंगे, नए नए पोशाक देंगे, और उसके घर में भी जो है वो दीप प्रज्वलित होगी। ये है आवश्यकता, यानी उस व्यक्ति को आवश्यकता है। आई बात समझ में? देखिए, मैं आपको एकदम एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए, अब उसके बाद है योग्यता। अब देखिए, योग्यता के बारे में हम जानते हैं। देखिए, कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं कि भाई फलना भैया, अरे वो वाले भैया, अच्छा अपने एस्पिरेंट देखा है? ठीक है, एस्पिरेंट जो टीवीएफ में जो है शो है, ठीक है, वो अपने साथ देखा होगा, अभी उसका पार्ट 2 भी आ चुका है। तो उसमें जो संदीप भैया है ना, तो संदीप भैया के साथ न्याय नहीं होता है यार। संदीप भैया के साथ न्याय नहीं होता है। ठीक है, संदीप भैया इतना इंटेलिजेंट है, फिर भी जो है वो आईएएस नहीं बन पाते हैं, डीएम नहीं बन पाते हैं, जबकि वो जिसको पढ़ाते हैं, जिस लड़की को वो पढ़ाते हैं, क्योंकि संदीप भैया के इसमें शो में हमने देखा है कि संदीप भैया जिसको पढ़ाते हैं वो डीएम बन जाती है वो लड़की, लेकिन संदीप भैया डीएम नहीं बन पाते। तो कभी कभी हम कहते नहीं है कि अरे हमारे पड़ोस में जो है ना, हमारे पड़ोस में कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि जो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती। तो अंत में वो क्या करते हैं? कोई ट्यूशन पढ़ाता है, आई बात समझ में, या कोई प्राइवेट जॉब नौकरी ज्वाइन कर लेता है। तो योग्यता क्या? कि योग्यता के आधार पर न्याय होना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर समाज में इंटेलिजेंट है तो उसे उसकी कार्य क्षमता के अनुसार कार्य मिलना चाहिए। ये नहीं कि उसको हमने छांट दिया और अपने किसी करीबी को हमने उस नौकरी में ले लिया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो योग्य है उसे उसका अधिकार मिलना चाहिए। अगर समाज में एक मान लीजिए कोई योग्य व्यक्ति है, एक ने जो है वो पीएचडी करके रखा है और एक जो 12 पास है। अब मान लीजिए कोई वैकेंसी है और उस वैकेंसी में उस 12 पास वाले लड़के को सिर्फ इसलिए ले लिया गया क्योंकि उसका जीजा बड़ा सरकारी अफसर है। तो क्या यह न्याय कहलाएगा? क्या ये उस पीएचडी करने वाले लड़के के साथ न्याय होगा? कभी नहीं होगा। तो दूसरा है योग्यता, यानी योग्यता के आधार पर, मेरिट के आधार पर भी क्या होना चाहिए? न्याय होना चाहिए। आई बात समझ में? चलिए, अब तीसरा है समानता। देखिए, अब जो मैंने कहा कि हमारे मोहल्ले में 10 घर हैं, आई बात समझ में? अब मान लीजिए कि जो 10 घर हैं, उस 10 घर में सरकारी सुविधा मिलने वाली है। यानी मान लीजिए कि यूँ समझ लीजिए कि उस 10 घरों में जो है ना, उस 10 घरों को पेंशन मिलने वाली है सरकार की तरफ से, या कुछ बेरोजगारी भत्ता मिलने वाला है। अब सरकार क्या करेगी? मान लीजिए 4 लोगों को दिया, आज 6 को नहीं दिया, तो क्या यह समानता हुआ? आपको देना है तो आपको सभी को देना होगा, आपको 10 के 10 घरों को देना होगा। आपको अगर सरकार से कोई भी फैसिलिटी, कोई भी सुविधा, कोई भी भत्ता वगैरह कुछ भी आता है तो सभी को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको हम नहीं देंगे या उसको हम नहीं देंगे, नहीं। समाज में समानता होनी चाहिए, क्योंकि समाज में अगर समानता नहीं होगी तो क्या होगा? विद्रोह पनपेगा। विद्रोह होगा तो क्या होगा? हमने पढ़ा था, याद है? विद्रोह होगा तो क्या हो जाएगा? ठीक है, राज्य टूट जाएंगे, लोग बिखर जाएंगे। आई बात समझ में? यानी राज्यों का अलग निर्माण होगा। हम चले गए पीछे, बीपीएससी 104 में चले गए हम। आई बात समझ में? खैर, चलिए, तो ये हो गया न्याय के लिए मानदंड कौन कौन से हैं? आवश्यकता, योग्यता और समानता। चलिए,
अब आगे हम पढ़ेंगे चार विभेद, यानी न्याय की अवधारणा को समझने के लिए जो है न्याय को चार भागों में बांटा गया है। तो इन चार भागों को, चार अवधारणा को जो है वो हम बारी बारी से ध्यान से अच्छे से समझेंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए ध्यान से पढ़िएगा। पहला है रूढ़िवादी और आदर्शवादी न्याय में अंतर। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि रूढ़िवादी और आदर्शवादी या सुधारवादी क्या है। रूढ़िवादी इस बात को लेकर चलता है कि पुरानी परंपराएं चलनी चाहिए, पुरानी प्रथाएं चलनी चाहिए। अब मान लीजिए किसी मंदिर में बलि प्रथा शुरू से चली आ रही है सदियों से और आज भी होता आ रहा है, तो उस बलि प्रथा को लेकर दो मान लीजिए व्यक्ति है, दोनों के अलग मत है। एक कहता है कि नहीं, ये बलि प्रथा परंपरा है, शुरू से चली आ रही है तो ये चलनी चाहिए, और दूसरा कहता है कि नहीं, बलि प्रथा आज से 100-150 साल पहले तो ठीक था क्योंकि वो समाज सभ्य नहीं था, लेकिन आज इस सभ्य समाज में, इस मॉडर्न लाइफ में जो है ना, ये बलि प्रथा पर रोक होनी चाहिए। तो देखिए दो समाज के दो लोग हैं और दोनों का जो ये है अवधारणा वो अलग अलग है। एक बलि के फेवर में है, यानी पुरानी परंपराओं के फेवर में है, और दूसरा उसको सुधार में है कि नहीं, इसमें सुधार होना चाहिए। तो जो बलि के फेवर में है, जो बलि के परंपरा का समर्थन करता है, उसे हम कहेंगे रूढ़िवादी, और जो इसमें सुधार की बात करता है उसे हम कहेंगे आदर्शवादी या सुधारवादी। तो रूढ़िवादी और आदर्शवादी में, ठीक है, ये हो गया आपका पूरा का पूरा। अब इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। पहले सती प्रथा था, अब मान लीजिए आज के टाइम पे वो खत्म हो चुका, सुधर गया, तो वो क्या हो गया, वो आदर्शवादी न्याय है। वो क्या है, वो आदर्शवादी न्याय है। अभी भी मान लीजिए अगर सती प्रथा चला आता शुरू से अब तक भी, तो वो क्या होता, वो न्याय नहीं होता महिलाओं के साथ, वो क्या होता, वो न्याय नहीं होता। आई बस समझ में। तो ये था रूढ़िवादी और आदर्शवादी न्याय में अंतर। तो उम्मीद है मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है ना दोस्तों, तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर कर दीजिए, थैंक यू जरूर बोल दीजिए, क्योंकि आपके अच्छे अच्छे कमेंट से मुझे इतना अच्छा लगता है और मुझे मतलब मैं इतना इंस्पायर होता हूँ कि मैं क्या कहूँ। ठीक है, चलिए अब दूसरा अंतर क्या है, देखिए दूसरा है सुधारात्मक और वितरणकारी न्याय के बीच है। देखिए सुधारात्मक न्याय और वितरणकारी न्याय। सुधारात्मक न्याय का मतलब होता है कि वैसा न्याय जिसमें हम किसी व्यक्ति को सुधारें। अब मान लीजिए समाज में कोई व्यक्ति है, उसने किसी लड़की को छेड़ दिया, तो उस लड़की के खिलाफ क्या होना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। तब कार्रवाई मतलब क्या, उसे हम ट्राई करेंगे कि भाई तुम सुधरो। देखिए फांसी की सज़ा भारत में बहुत कम लोगों को मिली है और सरकार जल्दी किसी को भी फांसी की सज़ा नहीं देती। सरकार भी चाहती है कि हम एक मौका किसी व्यक्ति को सुधरने के लिए देते हैं, इसलिए उम्र कैद का प्रावधान है, या 20 साल 25 साल 30 साल जो कोर्ट चाहे वो सज़ा सुनाती है। क्यों, क्योंकि आपको मैं एक मौका दे रहा हूँ, आप सुधर जाओ। आई बात समझ में। तो जब कोई समाज में कोई व्यक्ति कुछ गलत काम करता है, तो पूरा का पूरा समाज मिलकर ये कोशिश करता है कि उस व्यक्ति को जो अपराध किया है, उस अपराधी को हम सुधारे। तो सुधारने के लिए उसे क्या करते हैं, हम लोग दंड देते हैं, उसे दंडित करते हैं। दंडित क्या करते हैं, तुम मुआवजा दोगे, तुमने गलत काम किया है, तुम इसे हर्जाना दोगे, तुम मुआवजा दोगे। ठीक है, ऊपर से तुम्हें जो भी सरकारी लाभ हैं, जो भी सरकारी सुविधाएं हैं, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। तो ये उसके लिए दंड है। दंड क्यों, ताकि उसको पछतावा हो कि उसने गलत किया है, और उस पछतावा के बाद जो वो व्यक्ति सुधर जाए। आई बात समझ में। तो यह है सुधारात्मक न्याय। और दूसरा है वितरणकारी न्याय। वितरणकारी न्याय को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। देखिए अब मान लीजिए कि कोरोना के टाइम पे चारों ओर जो है खाने की कमी थी, पहनने की कमी थी, सब कुछ, आदमी के पास पैसे भी नहीं थे, रोजगार भी नहीं था। अब मान लीजिए कि आपके पास जो है ना 10 बोरी चावल आपको किसी ने दिया कि गरीबों के बीच में बांट दो। तो वो 10 बोरी जो चावल है आप सबसे पहले किसे दोगे। 50 घर है, 50 घरों के लोग अच्छे से खाना नहीं खाए हैं, तो आप ये सिलेक्ट करोगे कि नहीं 10 बोरी ही चावल है और 50 घर में हम दे नहीं सकते। तो आप क्या करोगे कि उस 50 घर में से आप 10 घर चुनोगे ऐसा जिनके घर में एक हफ्ते से बढ़िया से खाना ही नहीं बना। आप उन्हें चुनोगे, क्योंकि 10 बोरी चावल 50 घर में दोगे, थोड़ा थोड़ा होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो क्यों ना 10 बोरी चावल को सिर्फ 10 घरों में दिया जाए, और ऐसे घरों में दिया जाए
जिसे उस चावल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे अधिक आवश्यकता है। आई बात समझ में? तो हमारे जो ये थे अरस्तु थे, तो अरस्तु ने इसी चावल की बोरी को बांसुरी में तब्दील कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल बस वही था, चावल की जगह बांसुरी आ गया। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग वितरणकारी न्याय। कि न्याय में वितरण भी न्याय के रूप में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को दिया किसी को नहीं दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को बराबर चीज़ें मिलनी चाहिए। चलिए, अब तीसरा जो हमारा अंतर है वो है प्रक्रियात्मक और तात्विक न्याय। देखिए, ये जो प्रक्रियात्मक न्याय है, या प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय क्या है? देखिए, प्रक्रियात्मक न्याय है, सिंपल समझिए, कानून में जब भी किसी को सज़ा मिलती है या न्याय मिलता है तो उसकी एक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर कोई केस हुआ, आप जज आपके घर आया, बोल दिया कि नहीं आपने गलत नहीं किया है, आपको माफ़ कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और उसके लिए पूरा प्रोसेस है। थाने में केस होगा, वो केस कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जो है वो धाराएं लगेंगी आपके ऊपर, उसके बाद जो है जांच बैठेगी कि क्या आपने वो किया है कि नहीं किया। मतलब एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस से गुजरने के बाद ही जो है वो आपको न्याय मिलेगा और एक अपराधी को सज़ा मिलेगी। तो इसे हम लोग कहते हैं प्रक्रियात्मक न्याय। अब इस न्याय में जो है ना, कानून सभी को समान दृष्टि से देखती है। कानून यह भेद नहीं करती कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, कौन से भाषा बोलते हैं, कोई उसके लिए कुछ नहीं है। एक कर्नाटक का व्यक्ति कर्नाटक में जो क्राइम करेगा, जो सज़ा उसे मिलेगी, तो वही सज़ा एक बाहर के आदमी को भी मिलेगी जो कर्नाटक में जाकर क्राइम करेगा। अब मान लीजिए अमेरिका में आपने कोई क्राइम किया है, ठीक है, और वही क्राइम अमेरिका का एक व्यक्ति भी किया है। दोनों क्राइम सेम, एक ही क्राइम है, एक ही अपराध है, लेकिन दो अलग अलग देश के नागरिक हैं। तो सज़ा क्या देश को देखकर दिया जाएगा? नहीं, उसके संविधान में, उसके आईपीसी के अनुसार, उसके सीआरपीसी के अनुसार जो भी धाराएं लगेंगी दोनों पे इक्वल लगेंगी। आई बात समझ में? इसे कहते हैं प्रक्रियात्मक न्याय। ठीक है, और तात्विक न्याय क्या है? देखिए, तात्विक न्याय जो है वो भौतिक संसाधनों और अवसरों के पुनर्वितरण की मांग करता है। मतलब कि इसका फिर से वितरण होना चाहिए, इसका फिर से वितरण होना चाहिए ताकि परिणामों की समानता सुनिश्चित की जा सके। और न्याय की धारणा को स्थापित करने के लिए नैतिक मानदंड की मांग करता है कि सभी चीज़ें नैतिक होनी चाहिए, अनैतिक कुछ भी नहीं होना चाहिए। और जो संसाधन है और जो अवसर है उसका फिर से पुनः वितरण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को दे दिया तो फिर उसे दे ही दिया। आई बात समझ में? चलिए, अब जो हमारा चौथा है वो है तुलनात्मक और गैर तुलनात्मक न्याय। देखिए, तुलनात्मक न्याय होता है कि समाज में सभी लोगों के पास अगर सभी चीज़ समान है, सभी के पास समान संपत्ति है, सभी के पास समान गाड़ी है, सभी के पास समान पैसे हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे तुलनात्मक न्याय। और जो गैर तुलनात्मक होता है तो उसमें क्या होता है कि इस न्याय में पर्याप्तता का सिद्धांत निहित है, जो मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ पर्याप्त रूप से होना चाहिए जिससे वे अपनी आवश्यकता पूरी कर सके। यानी गैर तुलनात्मक न्याय वो होता है जहाँ पे तुलना नहीं हो, और तुलनात्मक न्याय वो होता है जहाँ पे तुलना हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ समझना भी नहीं है। चलिए, अब आगे हम पढ़ेंगे न्याय के आयाम के बारे में। तो न्याय के 4 आयाम हैं। पहला है कानूनी आयाम, दूसरा है राजनीतिक आयाम, तीसरा है सामाजिक आयाम और चौथा है आर्थिक आयाम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कानूनी आयाम को समझेंगे। देखिए, कानूनी न्याय का जो कानूनी आयाम है वो उसका जो आधार है वो कानून है या विधि है। ठीक है, और इसका जो प्रतिपादन किया था थॉमस हॉब्स, जेरेमी बेंथम और जॉन ऑस्टिन ने किया था। ये नाम बिल्कुल याद रखना ही है, आपको रट लेना है इस नाम को। ठीक है, यह दृष्टिकोण ये मानता है कि कानून संप्रभु की आज्ञा और न्याय का एकमात्र स्रोत है। और न्याय में कानून क्या होगा? सभी के प्रति कानून सभी को समान दृष्टिकोण से देखेगा, किसी का भेदभाव नहीं करेगा। कानून सभी व्यक्तियों पर निष्पक्ष रूप से लागू होंगे, सभी को जो है वो समान न्याय मिलेगा। यही है न्याय का कानून वाला आयाम। ठीक है, चलिए अब राजनीतिक आयाम देखते हैं। राजनीतिक आयाम में क्या हो जाएगा कि हर व्यक्ति को राजनीतिक रूप से सभी सुविधाएं प्राप्त होंगे। जो भी राजनीति में सुविधाएं होती है, जैसे उनको समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना, आपके पास वोट देने का अधिकार होगा, आपके पास वोट में चुनाव लड़ने का अधिकार होगा,
आई बात समझ में? आपके पास ये अधिकार होगा कि आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी को वोट दे सके। आपके पास ये अधिकार होगा कि आप किसी भी पार्टी को चुन सके, किसी भी पार्टी का प्रचार कर सके, किसी भी पार्टी का ब्रांड एम्बेसडर बन सके, किसी भी वोटर को ये बता सके कि आप इस पार्टी को वोट दो या उस पार्टी को वोट दो। उसके बाद भी आपके पास चुनाव में लड़ने का, यानी आप देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, आप MP बन सकते हैं, आप MLA बन सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये सभी क्या है? राजनीतिक न्याय है। उसके बाद है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय में क्या होगा? सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि वो न्याय जो पूरे समाज को समान दृष्टिकोण से देखे, वो न्याय जो बिना भेदभाव किए सभी जाति के लोगों को, सभी वर्गों के लोगों को, सभी लिंग के लोगों को और सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार दे। सामाजिक न्याय वो न्याय है जो ये सुनिश्चित करता है कि अगर उस समाज में किसी भी व्यक्ति के प्रति या किसी भी जाति, लिंग, धर्म के व्यक्ति के प्रति भेदभाव कोई कर रहा है तो वो उसके खिलाफ क्या करे? कार्रवाई करे। यह है क्या? सामाजिक न्याय। और दूसरा है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय क्या है? आर्थिक न्याय का अर्थ होता है कि सभी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो, कोई भाषा बोलता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी व्यक्ति को उसे रोजगार करने का, उपागम करने का, अपनी जीविका का निर्वहन करने का समान अधिकार है। ठीक है? बंगाल का एक व्यक्ति मुंबई आकर बिजनेस करता है, मुंबई का एक व्यक्ति दुबई जाकर बिजनेस करता है, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं करता। इसे कहते हैं हम लोग आर्थिक न्याय। ठीक है? ऐसे कई बिजनेसमैन हैं जो इंडिया छोड़कर विदेशों में क्या करते हैं? अपना बिजनेस करते हैं। तो क्या उनके साथ वहाँ भेदभाव होता है? नहीं होता। इसे कहते हैं आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का आपको सबसे अच्छा उदाहरण मैं देता हूँ। देखिए, हम लोग हिंदू हैं और हमारे हिंदुओं का बहुत सारे त्यौहार हैं। दिवाली है, होली है, अभी दशहरा जो है भी गया, ठीक है, उसके बाद गणेश चतुर्थी है, मतलब बहुत सारे त्यौहार हमारे होते रहते हैं, नवरात्र है, और हमारे बहुत सारे मंदिर है पूरे भारतवर्ष में। ठीक है? मुसलमानों के भी हैं, दरगाह हैं, अजमेर शरीफ है, ख्वाजा गरीब नवाज है, बहुत सारा है। ठीक है? तो जो हमारे मंदिर होते हैं या जो हमारे जब त्यौहार होता है, जब पूजा होता है, दिवाली का मेला, ठीक है, और मेले तो गांव में काफ़ी फेमस है, दशहरे का मेला। तो जो दशहरे का मेला लगता है उसमें देखिएगा कि मेले में सभी लोग, तरह तरह के लोग जो है वो दुकान लगाते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई भेदभाव नहीं। ठीक है? ऐसा हम बिल्कुल नहीं कहते कि हमारे हिंदू का त्यौहार है तो मैं एक मुसलमान को जो है यहाँ पे बलून बेचने नहीं दूंगा, एक मुसलमान को मैं यहाँ पे जो है वो मिठाई का दुकान लगाने नहीं दूंगा। ऐसा किसी के साथ कोई नहीं करता। ना मुसलमान हिंदू के साथ करता है और ना हिंदू मुसलमान के साथ करता है। अजमेर शरीफ दरगाह के बाहर भी एक हिंदू चद्दर की दुकान लगाकर चद्दर बेचता है, उसके साथ मुसलमान भाई भेदभाव नहीं करते। और दशहरा के मेले में या किसी मंदिर के बाहर जो है एक मुसलमान जो है वो फूल बेचता है, एक मुसलमान जो है वो भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री राम के तस्वीर को बेचता है, उसके साथ भी कोई भेदभाव नहीं करता। तो इसे कहते हैं आर्थिक न्याय। आपको अधिकार है, आप जाइए, आप बेचिए वहाँ। हाँ, ये जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, 22 जनवरी को उसका जो है उद्घाटन है, तो क्या राम मंदिर के बाहर क्या मुसलमान भाई दुकान लगाकर अपने दुकान नहीं चलाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे, ये उनका अधिकार है। ये भारत है, यहाँ पे हम लोग मिलजुल कर रहते हैं। आई बात समझ में? तो ये हुआ आर्थिक न्याय का एग्जाम्पल। आपको समझ में आ रहा होगा तो थैंक यू कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक थोड़ा सा थैंक यू लिखने में जो है ना अधिक समय तो आपका ज़्यादा होगा नहीं। चलिए, अब आगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा वितरणकारी न्याय। तो देखिए, वितरणकारी न्याय क्या है, इसको थोड़ा सा एक बार फिर से मैं डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ। देखिए, वितरणकारी न्याय का मतलब होता है कि समाज में सही चीज का सही लोगों तक वितरण होना, समाज में संसाधनों का समान रूप से वितरण होना, उचित लोगों को मिलना। न्याय का मतलब ही होता है उचित, हम उचित व्यक्ति को देंगे। अब जो मैंने चावल की बोरी का मैंने एग्जांपल दिया था, अब मान लीजिए कि कोरोना का टाइम है और हमारे पास 10 बोरी चावल है, और उस 10 बोरी चावल में से 5 बोरी चावल क्या किया, हमने उस व्यक्ति को दे दिया जिसके घर में काफ़ी पैसा है। तो क्या ये न्याय होता? ये न्याय होता? बताइए, ये न्याय नहीं होता। तो जो 10 बोरी चावल है, वो 10 बोरी चावल जो है उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, उस घर तक पहुंचना चाहिए जो उसके हकदार हैं।
जिनके घर में खाना नहीं पहुंचा, जिनके घर में खाना नहीं पका है, उस व्यक्ति के पास जो है वो चावल की बोरी पहुंचनी चाहिए। तो इसे कहते हैं न्याय। अब देखिए इसे कहते हैं वितरणकारी न्याय। अब देखिए, अब अरस्तु ने काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दिया था, तो अरस्तु के एग्जाम्पल की हम यहाँ पे बात करेंगे। हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछ दे कि अरस्तु ने बांसुरी को लेकर जो है क्या उदाहरण दिया था। तो सुनिए, अरस्तु ने कहा था कि मान लीजिए आपके पास बांसुरी है, ठीक है, और समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बांसुरी बजाते हैं। अब मान लीजिए समाज में ऐसे 100 लोग हैं जो बांसुरी बजाते हैं निरंतर, और आपके पास सिर्फ 30 बांसुरी है, 30 बांसुरी है, तब सभी बजाते हैं तो सभी डिमांड करेंगे, सभी आपके पास आएंगे, भैया हमको दीजिए, भैया हमको दीजिए, भैया हमको दीजिए। लेकिन आपके पास तो सिर्फ 30 ही है, आप किसको दोगे? ठीक है, आप उसको तोड़ भी नहीं सकते हो बांसुरी को, कोई फल तो है नहीं कि आधा आधा काट के सबको बांट दिया, ये भी नहीं हो सकता। तब अरस्तु कहता है कि तब एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तब आपको यह सोचना होगा कि उस 100 में से आपको ऐसे 30 व्यक्ति को चुनना होगा, 30 लोगों को चुनना होगा जो एक अच्छे आर्टिस्ट है, जो अच्छे बांसुरी बजाते हैं, जिनको बांसुरी बजाना अच्छा आता है, यानी वो योग्य है, और जो योग्य है हम उसे ही देंगे। जो योग्य है वह सबसे ज़्यादा हकदार है उस चीज़ का। आई बात समझ में? तो उस 30 लोगों को हम चुनेंगे और उस 30 लोगों को वह 30 बांसुरी हम गिफ्ट करेंगे। तो इसे कहते हैं वितरणकारी न्याय। आई बात समझ में? इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। आपका दूसरा पॉइंट है निष्पक्षता के रूप में न्याय। देखिए मैंने कई बार जो है न्याय के बारे में बात किया है, कई बार, ठीक है। तो निष्पक्षता का मतलब होता है किसी के भी पक्ष न लेना, उसे कहते हैं निष्पक्ष। हम लोग कहते हैं निष्पक्ष चुनाव। जो हमारा निर्वाचन आयोग है, यानी जो पूरे देश में चुनाव को कंडक्ट करवाती है, उसे कहते हैं निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। जो चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष चुनाव करवाती है। अब चुनाव जो आ रहा है लोकसभा का आ रहा है, उसमें आप देखेंगे कि निर्वाचन आयोग ये कहेगा कि हम लोगों ने जो है वो निष्पक्ष चुनाव करवाया, यानी किसी के भी पक्ष में हमने कुछ नहीं कहा है, ना ही करा है। तो निष्पक्षता के रूप में न्याय का अर्थ होता है कि सभी लोगों को हम एक ही दृष्टिकोण से देखें, सभी लोगों को हम एक ही नज़र से देखें, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी कोई भाषा बोलता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई बात समझ में? ठीक है। केरला के एक व्यक्ति को भी इंडिया का पासपोर्ट मिलता है और जम्मू कश्मीर के एक व्यक्ति को भी इंडिया का पासपोर्ट मिलता है। मुसलमान को भी इंडिया पासपोर्ट मिलता है, एक हिंदू को भी इंडियन पासपोर्ट मिलता है। इंडियन गवर्नमेंट भेदभाव करती है? नहीं करती। इंडियन गवर्नमेंट क्या मुसलमानों को वोट देने से रोकती है? नहीं। इंडियन गवर्नमेंट क्या हिंदुओं को वोट देने से रोकती है? नहीं। इंडिया का गवर्नमेंट क्या ये कहती है कि मुसलमानों को जो है वो राशन नहीं मिलेगा, मुसलमानों को जो है वो आयुष्मान भारत का लाभ नहीं मिलेगा, मुसलमानों के घर में गैस नहीं जाएगा? करती है? नहीं। इसे कहते हैं निष्पक्षता के रूप में न्याय, यानी सभी को समान दृष्टिकोण से देखना, सभी को बराबर दृष्टिकोण से देखना, और जिसे आवश्यकता है, जो योग्य व्यक्ति है, उसके पास उस चीज़ को पहुंचा जाना। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसे कहते हैं निष्पक्षता के रूप में न्याय। अब है आपका आखिरी टॉपिक, और उस आखिरी टॉपिक का नाम है रॉल्स के सिद्धांत की सीमाएं, यानी जॉन रॉल्स। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं और इग्नू IQ हिंदी को शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं, तो जॉन रॉल्स के सिद्धांत को आप जानते होंगे। आई बात समझ में? एक क्लास में ऐसा लूँगा कि उसमें सभी जितने भी दार्शनिक हुए हैं ना, उससे आपको मैं परिचय करवाऊँगा। ठीक है, कि कौन कौन से पॉलिटिकल साइंस के कौन कौन से दार्शनिक हैं, और उसके जीवन के बारे में हमने पढ़ेंगे और उनके सिद्धांत के बारे में भी हम पढ़ेंगे। वो भी क्लास में लाऊंगा जल्दी ही। तो इसलिए जो आप लोग हैं ना, आप लोग बने रहिए इग्नू IQ के साथ, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा क्लास। ठीक है, तो चलिए अब हम जॉन रॉल्स के सिद्धांत की सीमाएँ, यानी सीमा का मतलब होता है लिमिटेशन, यानी वो जो सिद्धांत पेश किए, उस सिद्धांत में कई सारी कमियां थी, उस कमियों को हम पढ़ेंगे। आई बात समझ में? चलिए देखिए, जॉन रॉल्स एक राजनीतिक दार्शनिक थे। ठीक है, उन्होंने राजनीति क्षेत्र में कई सारे दर्शन दिए, कई सारे सिद्धांत दिए, लेकिन उनका जो सिद्धांत था, उनका जो दर्शन था, उसमें कई सारी खामियां थी, कई सारी कमियां थी। तो उन कमियों को कई लोगों ने जो है वो क्या किया, इंगित किया। तो उन्हीं लोगों के बारे में आज हम पढ़ेंगे और उनके उन कमियों के बारे में भी पढ़ेंगे जो उनके सिद्धांत में थी। देखिए,
ब्रायन बेरी ने 1973 में अपनी पुस्तक द लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस में जॉन रॉल्स द्वारा मूल स्थिति में व्यक्तियों की तर्क संगतता के बारे में किए गए तर्कों पर संदेह किया। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी समाज में निम्नतम सुविधा पाने वाले वर्गों को परिभाषित करना बहुत मुश्किल है। यानी समाज में जो सबसे कम सुविधा पाते हैं, वैसे लोग जो सबसे कम सुविधा पाते हैं, उन्हें परिभाषित नहीं किया जा सकता। उसके बाद समुदायवादियों ने रॉल्स के न्याय की उदारवादी समतावादी अवधारणा की आलोचना की, क्योंकि यह समुदाय या समाज की कीमत पर व्यक्ति को अधिक महत्व देता है। माइकल सैंडल ने 1982 में अपनी पुस्तक लिबरिज्म एंड लिमिट ऑफ जस्टिस में रॉल्स की परिकल्पना में व्यक्ति को असमाविष्ट बताया, जो समाज का हिस्सा नहीं है। एक अन्य समुदायवादी सिद्धांतकार चार्ल्स टेलर ने रॉल्स के व्यक्ति की सूक्ष्म संकल्पना की आलोचना की। रॉल्स के लिए व्यक्ति समाज से पहले आता है, जबकि समुदायवादियों का मानना है कि पहले समाज है, उसके बाद व्यक्ति है। देखिए, रॉल्स का मानना क्या था? रॉल्स का मानना था, एक शब्द में कोई अगर आपसे पूछे कि जॉन रॉल्स का क्या सिद्धांत था, तो आपको बस इतना जवाब देना है कि जॉन रॉल्स का यह मानना था कि व्यक्ति पहले आता है, बाद में समाज आता है। ठीक है, व्यक्ति समाज से पहले, यानी पहले व्यक्ति आएगा फिर समाज आएगा। आई बात समझ में? चलिए अब आगे है, स्वतंत्रवादी विचारक रॉबर्ट नोजिक ने 1974 में अपनी किताब एनार्की स्टेट और यूटोपिया में न्याय के अधिकार का सिद्धांत दिया, जो रॉल्स के वितरण के सिद्धांत के जवाब में है। नारीवादी विद्वानों ने भी कई मायने में रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की आलोचना की। सुसान मोलर ओकिनी की 1989 की पुस्तक जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली का तर्क है कि परिवार को न्याय पर किसी भी चर्चा के लिए एक मुख्य इकाई माना जाना चाहिए। परिवार को निजी क्षेत्र के रूप में माना जाता है, जबकि न्याय का असर सार्वजनिक क्षेत्र पर पड़ता है, जो परिवार से बाहर है। रॉल्स उत्पीड़न को संबोधित करने में असमर्थ हैं, जो कि सरकारी गैर हस्तक्षेप के तथाकथित निजी क्षेत्र में प्रकट होता है। ओकिन का तर्क है कि न्याय का कोई भी सिद्धांत जो एक परिवार में असमानताओं को संबोधित नहीं करता है, वो अधूरा है। देखिए, यानी जो सुसान मोलर ओकिनी थे, उनका यह मानना है कि सिर्फ हम परिवार को लेकर न्याय की बात नहीं कर सकते। न्याय परिवार का विषय नहीं है। न्याय किसका विषय है? न्याय है समाज का विषय। और जॉन रॉल्स का मानना था, जॉन रॉल्स ने हमेशा शुरू से ही जो है वो व्यक्तिवाद पर जोर दिया, एक व्यक्ति पर जोर दिया, व्यक्तियों की बात की, व्यक्तियों की अवधारणा की बात की, व्यक्ति के अधिकार की बात की, जबकि उन्हें बात किसका करना चाहिए था? समाज का, क्योंकि हम सामाजिक विज्ञान की बात कर रहे हैं। और जब हम सामाजिक विज्ञान की बात कर रहे हैं, तब हमें सिर्फ एक व्यक्ति की और ध्यान आकर्षित ना करके हमें पूरे समाज के व्यक्ति, समाज को देखना चाहिए। और जॉन रॉल्स की सबसे मुख्य कमी यही थी कि वो व्यक्तिवादी थे, वो एक व्यक्ति की बात करते थे, जबकि एक समाजशास्त्री होने के नाते, ठीक है, उन्हें क्या करना था? उन्हें पूरे समाज का बात करना था। उनकी सबसे बड़ी कमी दोस्तों यही है। आई बात समझ में? और इसके साथ ही आपका चैप्टर होता है यहाँ पे खत्म। तो दोस्तों, इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है अध्याय 7 हमने पढ़ा, वो हो गया ख़त्म। अब अगले दिन जो है हम पढ़ेंगे अध्याय 8 के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको जूम क्लासेस चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करें, हमें कॉल करें। आपके सामने स्क्रीन पर जो है हमारा नंबर शो हो रहा है, आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जूम क्लासेस में जुड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम्स में जो है बस सिर्फ और सिर्फ अभी कितने दिन है बचे हुए हैं? 1 महीना बचा हुआ है। उस 1 महीने में आपको तैयारी पूरी करनी है, आपको पास होना है। आई बात समझ में? और अगर आपको नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, उसके लिए भी आप जो है वो हमसे जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करें, इंस्टाग्राम में हमें मैसेज कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी सवाल को लेकर। आपके मन में कोई भी सवाल हो, आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देखिए, निष्पक्षता के रूप में न्याय, यानी